सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 की एक कहानी जिसका शीर्षक है नमक और जिसकी लेखिका हैं सुश्री रज़िया सज्जाद ज़हीर। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत हैं। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ये शब्द हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर के, जिनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर राजस्थान में हुआ और जिनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में जर्द गुलाब, जो कि एक उर्दू कहानी संग्रह है, बहुत ही अधिक सम्मानित और लोकप्रिय है। उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड आदि हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ यानी समाज की सच्चाई और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। अब बात करते हैं नमक कहानी की। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद का अर्थ होता है सीमा, सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। यहाँ दो शब्दों को समझना है। विस्थापित, जिन्हें अपने स्थान से हटना पड़ा हो, पुनर्वासित, जिन्हें दोबारा बसाया गया हो। तो सरहद के दोनों ओर के जो अपने स्थान से हट गए लोग और जिन्हें दूसरे देश में फिर से बसाया गया, ऐसे लोगों की मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए, देश परदेश की कई धारणाएं जो चल रही हैं आजकल, प्रचलित हैं आजकल, उन पर लेखिका सवाल उठाती हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए, जिसे कि ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। और इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं। हम सभी जानते हैं कि 1947 में और 1971 में देश की सीमाओं में बदलाव हुआ। तो जब नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं, मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें ढूंढ चुके हैं, वहां पर रह रहे हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची रेखाएं उनके मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। ये बात सोचने की है। एक अनचाही, एक न अच्छी लगने वाली बाहरी बाध्यता है। उन्हें रोका जा रहा है, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है कि वे अपने जन्म स्थान से विस्थापित हो गए हैं और वहां से विस्थापित होकर वे दूसरे देश में आकर बस गए हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है नमक। इस कहानी में नमक जैसी छोटी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है, उगाड़ देता है। और हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, दोनों तरफ। हम केवल भारत की बात नहीं कर सकते यहाँ, हमें पाकिस्तान की बात भी करनी होगी, हमें बांग्लादेश की बात भी करनी होगी। जब तक दिल से दिल मिले हुए हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के, तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी एक दिन, कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ये राजनैतिक सरहदें बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन दिल को छू देता है। उनको यह कहिएगा, कब कहिएगा? नमक देते वक्त कहिएगा,
कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है कि धर्म और मजहब के आधार पर नई सरहदें खींचकर कुछ लोगों को इस पार कुछ लोगों को उस पार फेंक दिया गया, लेकिन उनके मन में उनकी जन्मस्थली के प्रति जो गहरा लगाव है उसे क्या कोई मार पाएगा? अब नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी के आने पर वह तलखी, वह आपस की खींचतान कम होगी, ऐसी उम्मीद ये कहानी जगाती है। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की कहानी, उस पाकिस्तान की कहानी जो 1947 में मुख्य भारत से अलग होकर दो टुकड़ों में बंट गया। एक पाकिस्तान बना और 1971 में दूसरा बांग्लादेश बना। बच्चों, ये शब्द हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में उर्दू बाहुल्य भाषा है, अनेक शब्द उर्दू के हैं और इसलिए आप जहाँ कहीं आपको कठिनाई हो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस कहानी के मुख्य तौर पर 4 पात्र हैं: सफिया, सिख बीबी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी जिनका नाम है सुनील दास गुप्त। आइए बच्चों, इस कहानी का नाटकीकरण देखते हैं। सफिया सिख बीबी को देखकर अपनी मां को याद करती है और उन्हें बताती है कि वो कल लाहौर जा रही है। लाहौर का जिक्र सुन सिख बीबी उसके करीब आती हैं और वार्तालाप शुरू होता है। माताजी, आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो लाहौर ही है, साडा लाहौर। आप लाहौर से कुछ सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। हिचकिचाते हुए, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। सफिया लाहौर चली जाती है। सफिया परेशान है कि नमक किस तरह ले जाए। सोचा भाई से पूछते हैं। भाई से पूछती है, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? नमक? नमक नहीं ले जा सकते, यह गैर कानूनी है। आपको कस्टम से गुजरना होगा, कुछ भी चीज गलत निकल आई तो? मैं क्या चोरी से लेकर जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के लेके जाऊंगी। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं। भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। सफिया दरवाजा बंद कर सामान बांधने लगी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, जिसमें कीनू की टोकरी भी है। सफिया सोचती है, नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले जाई जाए? इसे हाथ में ले लूं और कस्टम वालों के सामने रख दूं। अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, मैंने वायदा भी तो किया है सिख बीबी से। मैं सैयद हूं और सैयद होने के नाते मुझे अपना वादा तो निभाना ही है। चलो ऐसा करते हैं, नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी में छिपा देते हैं। सफिया नमक की पुड़िया को टोकरी में छिपा देती है और लाहौर की यादों में खो जाती है। लाहौर का प्लेटफॉर्म, कस्टम जांच। यूं तो कीनू की टोकरी में सफिया ने नमक को छुपा दिया था, पर उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं लेकर जाएगी। वह नमक कस्टम वालों को दिखाएगी, बता कर लेकर जाएगी। हिचकिचा कर कहती है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कस्टम अधिकारी कहता है, जी मैं पाकिस्तान जब बना था तभी यहाँ आया था, मेरा वतन तो दिल्ली ही है। और आप? जी मैं लखनऊ की हूँ, भाइयों से मिलने लाहौर आई थी। सफिया ने नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर सब कुछ बता दिया।
उन्होंने नमक की पुड़िया को उठाया और खुद सफिया के बैग में रख दिया और बोले, कस्टम के सामने से मोहब्बत इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफिया अमृतसर के लिए रवाना हुई। अमृतसर प्लेटफॉर्म पर कस्टम की जांच। अमृतसर पहुंचने पर सफिया ने नमक के बारे में कस्टम अफसर को भी सब कुछ बताया। कस्टम अफसर ने नमक की पुड़िया को उठाया और सफिया को साथ चलने के लिए कहा। सफिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसे लगा न जाने अब क्या होगा, न जाने अब मैं नमक यहां तक लाने के बाद भी आगे ले जा पाऊंगी या नहीं। दोनों बैठकर चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ। सफिया कहती है, मैं यह नमक की पुड़िया लाहौर से लाई हूं। हाँ, सुनील दास गुप्त जी कहते हैं, हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ था तभी मैं यहाँ आ गया था। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर अपनी जमीन, अपनी पानी का मजा ही कुछ और है। और ये कहकर सुनील दास गुप्त अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं, उस डायरी की यादों में खो जाते हैं जो डायरी उनके मित्र ने बचपन में उन्हें दी थी। और फिर वे नमक की उस पुड़िया को सफिया के बैग में रख देते हैं। सफिया सोचती जा रही थी, जब वह अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी, रेलवे स्टेशन के पास जो पुल था उस पर वह चढ़ रही थी और सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम से इस तरफ है या वह जो उस तरफ है? बच्चों, प्रस्तुत कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई कहानी है। विस्थापित होकर आई सिख बीबी के लिए लाहौर आज भी उनका वतन है और वे नमक लाए जाने की मांग करती हैं। कस्टम अधिकारी के लिए दिल्ली ही उसका वतन है और भारतीय कस्टम अधिकारी के लिए मेरा वतन ढाका है। ये कहना आज के समय में एक अनोखी बात है, लेकिन कोई भी अपनी जन्मभूमि को भूल नहीं सकता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। राज्य और राष्ट्रों के बीच सीमा रेखाएं जरूर खींची जाती हैं, मजहबी आधार पर लोगों को बांटा भी जाता है। इसके बावजूद जमीन पर खींची हुई रेखाएं लोगों के दिल तक नहीं पहुंचती। और नमक जैसी छोटी चीज का सफर जो कि लाहौर से भारत तक पहुंच गया, सरहद के आर पार के प्यार और मोहब्बत को दर्शाता है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का नमक देते हुए यह कहना कि उनको नमक देते हुए मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसी कथन के साथ ये कहानी एक आशावादी मोड़ पर खत्म होती है और मुझे याद आती है कविता विश्व राज्य जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटें, एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, है कितना विस्तार, है कितना विस्तार। बच्चों, ये कहानी हमें सीख देकर जाती है, ऐसे जीवन मूल्य देकर जाती है जो भुलाए नहीं भूल सकते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम कभी भी अपनी जन्मस्थली को नहीं भूल सकते, जैसे हम अपनी माँ को नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ और जन्मस्थली दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। राजनैतिक सीमाएं चाहे हमें बांट डालें, काट डालें, इधर उधर फेंक दें, लेकिन दिलों में बसा हुआ प्यार
वह प्यार न सीमाएं देखता है, न मजहब देखता है, न भाषा देखता है, न रूप रंग देखता है। वह देखता है तो सिर्फ मोहब्बत, प्यार, प्रेम। और प्रेम की इसी भावना के साथ मैं इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के साथ जुड़ने के लिए। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को समझने के लिए हम चाहे कुछ भी कहें, दिलों में प्रेम अभी भी बसता है, वर्षों से बसता आ रहा है, वर्षों तक बसा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।